नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमोडिटी फटाफट में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट के तमाम सवालों के जवाब देते हैं। आप हमारे नंबर 9136934065 पर अपने सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं और साथ ही सोशल मीडिया पेज के जरिए भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं। आपका कोई भी सवाल हो कमोडिटी से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अपना नाम, अपने शहर का नाम और कमोडिटी से जुड़े सवाल हमें आप भेजते रहिए। आपके सभी सवालों के आज जवाब देंगे। दो मेहमान भी हैं, प्रथमेश माल्या हैं एंजल वन से, मानव मोदी हैं मोतीलाल ओसवाल से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए शुरुआत सबसे पहले गोल्ड की कर लेते हैं। गोल्ड पर सिटी की एक रिपोर्ट भी आई है जहां पर उन्होंने टारगेट को बढ़ा दिया है। उनको लग रहा है 3 महीने में कॉमेक्स पर गोल्ड $2200 तक जा सकता है और 6 से 12 महीने के लिए उन्होंने जो लक्ष्य दिया है गोल्ड का $2300 का दिया है। हालांकि उनका कहना है कि मार्च में जो एफओएमसी की बैठक होने वाली है, फेड की बैठक, उस समय तक सोना कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगा। बड़े एक्शन की संभावना अब मीटिंग तक कम लग रही है, क्योंकि बाजार उस पर नजर रखेगा। वहां से किस तरह की कमेंट्री आती है उस हिसाब से बाजार आगे की चाल बनाएगा। आप बताइए मानव, क्या इस रिपोर्ट को देखकर और फेड की बैठक भी है इस महीने, इन दोनों चीजों को देखते हुए क्या लग रहा है आपको? गोल्ड की चाल क्या अब यहां से स्थिर रहने वाली है नया रिकॉर्ड बनाने के बाद? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से गोल्ड में जिस हिसाब की रैली, जिस हिसाब से पेस हमने आता हुआ देखा है, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन आप चाल अगर देखेंगे, दिसंबर महीने में मार्च के रेट कट की एक्सपेक्टेशंस की बात हो रही थी, वो डिस्काउंट हो रही थी, तब हमने एक ऑल टाइम हाई बनाया था। अब जो हो रहा है वो जून महीने में जो रेट कट आने वाली है, उसका डिस्काउंटिंग चल रहा है, उसका प्राइसिंग इन चल रहा है। लेकिन उसके सामने आप अगर डॉलर इंडेक्स देखेंगे, यूएस 10 ईयर यील्ड देखेंगे, फेड ऑफिशियल के कमेंट, ये सारी चीजें अभी भी रेजिलिएंट है, अभी भी स्थिर है। तो आप अगर रैली देखेंगे तो काफ़ी पेस से है, तो थोड़ी बहुत डिप्स आती रहेंगी, लेकिन मेरे ख़्याल से जो इस आपका टारगेट हम आता हुआ देखते हैं, यहाँ से एटलीस्ट 2 से 3% और हम ऊपर आता हुआ देख सकते हैं मीडियम टर्म में, क्योंकि जिस आपका पेस है, तो हर डिप मेरे ख़्याल से बाइंग की एक स्ट्रैटेजी बिल्कुल ही बननी चाहिए। जिस आपका जियोपॉलिटिकल टेंशन सिनेरियो भी है, तो एक अच्छी रैली, अच्छी पॉजिटिविटी के साथ गोल्ड मार्केट ट्रेड करना चाहिए इस साल में। एक दर्शक है, आकाश नाम है इनका, गोल्ड पर ही इनका सवाल था, क्या सोना मार्च में कहां तक जा सकता है? प्रथमेश जी आप बता दीजिए इनको, आकाश जी को, सोने में क्या लग रहा है आपको, कहां तक जा सकता है? मार्च में पॉसिबिलिटी है 66,400 तक पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। बट वोलेटिलिटी रहेगी। आपको फेड का इवेंट है, उसमें आपको पॉसिबली करेक्शन देखने को मिल सकता है। मार्च वाली मीटिंग में कोई रेट कट की संभावना नहीं है। जून वाली मीटिंग में पॉसिबिलिटी है। तो सारे फैक्टर्स को गोल मिलाकर एक करेक्शन पॉसिबली अभी हाल फिलहाल में दिख सकता है, बट ओवरऑल पॉसिबिलिटी आपको जो है वो 66,000 तक देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए अगले दर्शक हमारे साथ समीर बुलंदशहर का सवाल है, क्रूड में फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों की स्ट्रेटजी जानना चाह रहे हैं। मानव आप बताइए समीर को, फ्यूचर और ऑप्शंस में क्या रणनीति है आपकी? जी बिल्कुल, क्रूड में मेरे ख्याल से बहुत ही एक नैरो रेंज में काफ़ी समय से ट्रेड हो रहा है। 4 दिन के करेक्शन के बाद आज एक बहुत अच्छा एक हम ऊपर में पेस आता हुआ देखते हैं। 6480 नीचे में बहुत एक अच्छा सपोर्ट है, बहुत समय से निकाल नहीं पा रहे हैं क्रूड। ऊपर में 6550 एक ऊपर का लेवल है, जहाँ ये एक नैरो बैंड है जिसके एक अभी दायरे में क्रूड फँसा हुआ है। मेरे ख्याल से तेज़ी करनी चाहिए अगर 6490, 6480 के आस-पास भाव मिलते हैं। बाय ऑन डिप्स की एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए क्रूड में, तो 6490 के आसपास आता है तो 6420 का स्टॉप लगा के 6640 तक एक टारगेट एक्सपेक्ट करना चाहिए। सिमिलरली अगर ऑप्शंस की बात करें तो 6550 6600 के कॉल हम बाय कर सकते हैं। करंटली 6550 का अगर देखें तो 105 रुपए के आसपास हमें कॉल मिल रहा है, तो 75 का स्टॉप लगा के 155 का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये अगले दर्शक हमारे साथ क्रिश हैं दिल्ली से, कॉपर और नेचुरल गैस, इन दोनों में क्या करना चाहिए? यहाँ पर किस तरह की रणनीति बनाएं प्रथमेश जी? इसमें पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में मोमेंटम दिख रहा है। अपसाइड का टारगेट 175 की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। एक्यूमुलेशन जोन आपको 160, 158 के जोन में रहेगा। स्टॉप लॉस ओवरऑल ट्रेड का 150 से 154 तक का लगाना है। ऊपर में टारगेट 175 और 180 के रहे। चलिए कुछ बेस मेटल्स की चाल भी देख लेते हैं। बेस मेटल्स में आज तेजी जिंक में अच्छी दिख रही है और कॉपर में।
इन दोनों काउंटर पर क्या राय है प्रथमेश जी? आपकी टॉपिक क्या होगी बेस मेटल्स में अगर कोई ट्रेड करना चाह रहा है तो? जिंक में ट्रेड नहीं लूंगा। कॉपर में मेरे ख्याल से आपको मार्च फायदा 730 के आसपास सेल करना चाहिए। 733 का स्टॉप लगाना चाहिए। नीचे में टारगेट 723 के रखना आप बताइए मानव, आपको क्या पसंद है मेटल्स में? कहां पे ट्रेड के मौके आपको दिख रहे हैं? मेरे ख्याल से बेस मेटल्स में एक अच्छी चाल तो हमने नीचे से आती हुई देखी है रिकवरी। चाइना का जो एनुअल ऑफिशियल्स का मीटिंग था वहां पे भी फोरकास्ट जो है वो काफी अच्छे हैं, इन लाइन विथ लास्ट ईयर, लेकिन एक्सपेक्टेशन से काफी ऊपर है। जिंक में मेरे ख्याल से 218 के आसपास अगर मिले तो हम बाय कर सकते हैं। 216 का स्टॉप और 221-50 का हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक दर्शक है, उन्होंने नाम तो नहीं भेजा है, कोई भी सवाल पूछे ना तो आप अपना नाम और अपने शहर का नाम भी जरूर भेजें, ताकि आपके नाम के साथ मैं उस कॉलर प्लेट में भी शामिल कर दूं और आपके नाम से पूछ सकूं। उनका सवाल था XAU USD के ऊपर, वो सवाल पूछना चाहते हैं। जो लेवल है स्पॉट गोल्ड जो ट्रेड होते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, गोल्ड XAU जो US डॉलर के अगेंस्ट में ट्रेड किया जाता है, इस पर कुछ राय दे पाएंगे प्रथमेश जी आप? क्लियरली हम जो M6 में जो रिफ्लेक्ट होता है वो प्योरली डॉलर के मुकाबले क्या चल रहा है रुपये के कन्वर्जन में रिफ्लेक्ट होता है। यहाँ से मेरे ख्याल से $2100 एक नेक्स्ट बड़ा साइकोलॉजिकल मार्क रहेगा जो मेक और ब्रेक सिचुएशन होगा। तो आप स्पॉट कॉमिक्स गोल्ड की बात करें तो मेरे ख्याल से वहाँ पे 2100 नेक्स्ट आपको पॉसिबल भाव देखने को मिलता है। अगले दर्शक है, उन्होंने भी नाम नहीं भेजा। प्लीज नाम, आप लोग जो भी सवाल भेजे अपना नाम जरूर भेजे। उन्होंने नेचुरल गैस पे पूछा है कि फ्यूचर और ऑप्शंस दोनों में कुछ रणनीति है तो भेज दे। आपके पास फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों में रणनीति है क्या प्रथमेश जी एनजी में? मेरे ख्याल से एनजी में आपको खाली फ्यूचर्स में मेरे ख्याल से यहाँ पे ट्रेड किया जा सकता है। ऑप्शंस में है बट यहाँ पे फिलहाल मेरे पास ट्रेड नहीं है। और फ्यूचर्स में मेरे ख्याल से 175 नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट देखने को मिल सकता है। एक्यूमुलेशन जोन 160 161 का रहेगा। स्टॉप लॉस ओवरऑल ट्रेड का 154 के लिए रहेगा। ओके मानव, आप राय दे नेचुरल गैस पर। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से बाई की रणनीति सही रहेगी। नेचुरल गैस में 160 के आसपास अगर मिलता है तो बाई करके चलना चाहिए। इंट्राडे सेशन के लिए 165 का एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 157 का एक इंट्राडे स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिएगा। हाई बीटा कमोडिटी है, लेकिन ओवरऑल जो रणनीति है बाइंग साइड में रहनी चाहिए। मानव, क्रूड पर आपकी राय क्या है? क्रूड में फ्यूचर और ऑप्शंस दोनों पर राय बताइएगा। आज मौके किस तरह के दिख रहे हैं आपको? मानव, आपसे मेरा सवाल था क्रूड पर। जी बिल्कुल, तो क्रूड में आज इन्वेंट्री नंबर्स हैं तो इन्वेंट्री नंबर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। थोड़ी कम एक्सपेक्टेशंस है तो ऐसा हो सकता है कि एक्सपेक्टेड के आसपास भी आए तो क्रूड में थोड़ी तेजी आ सकती है। प्लस ओपेक की तरफ से सप्लाई कट्स भी अनाउंसमेंट आ रहे हैं तो उसका भी थोड़ा हमें चाल दिख सकता है। तो बाइंग साइड में हमें स्ट्रैटेजी मेंटेन करनी चाहिए। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी 6490 के आसपास अगर मिलता हो तो हम बाय कर सकते हैं। 6420 का स्टॉप लगा के 6640 का एक टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली ऑप्शंस में अगर हम देखें तो 6550 6600 का अगर हम बाय कॉल करें तो हमारे लिए एक बेहतर हो सकता है। ओके, सिल्वर कैसा दिख रहा है आपको यहां से मानव? सॉरी सर, आप अगर वापस रिपीट करें। चांदी पर मेरा सवाल था, चांदी में क्या लग रहा है आगे? गोल्ड की तरह उस तरह की तेजी चांदी में अभी तक आई नहीं है, क्या चांदी में आगे बड़ी तेजी की उम्मीद करें क्या? जी बिल्कुल, आई थिंक चांदी अगर आप देखेंगे प्रेशियस मेटल्स और इंडस्ट्रियल मेटल्स दोनों का कॉम्बिनेशन है और दोनों ही फ्रंट पे बहुत अच्छी तेजी हम देख रहे हैं। आप अगर कॉपर भी देखें बहुत साइडवेज टू हायर एक मोमेंटम है। गोल्ड में बहुत अच्छी रैली है। तो मेरे ख्याल से सिल्वर फॉलो करना चाहिए गोल्ड की पेस को। कल की सेशन में थोड़ी बहुत डिप्स हमने देखी थी, लेकिन बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बिल्कुल फॉलो होनी चाहिए सिल्वर में। 73-100 के आसपास अगर मिलता है तो हम बाय करके चल सकते हैं। 73-800 का टारगेट हम बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर 74-200 का जो लेवल है वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर अगर हमें मिलता है तो ये रैली कंटिन्यू हो सकती है। ओके, आप बताइए चांदी पर प्रथमेश जी क्या करना चाहिए? एग्जैक्टली 74-200 जो है मुझे भी लग रहा है ये मेक और ब्रेक सिचुएशन होगा चांदी के लिए। फिलहाल के लिए मैं यहाँ से सेल करने की सलाह दूंगा। 73-400 स्टॉप लॉस 74-200 का रहेगा। नीचे में टारगेट 72-100 के लिए रहेंगे।
शुक्रिया मानव आपका, प्रथमेश जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और नॉन एग्री मार्केट पर पूरी राय आप लोगों ने रख ली। लेकिन चलिए, हमने एपीएमसी चेयरमैन ऊंझा एपीएमसी के चेयरमैन दिनेश पटेल जी से खास बातचीत की थी। उन्होंने जीरा और धनिया को लेकर क्या कहा है, आइए सुन लेते हैं। देखिए, मसालों की अगर बात हो तो ऊंझा मंडी की बात सबसे पहले आती है और जीरे पर हम आज बात करने वाले हैं कि जीरा का मार्केट जिस तरह से नीचे आया है, लोगों के मन में सवाल उठता है कि ये मार्केट कब यहां से रिवाइव होगा, किस तरफ जा सकता है, किस तरह की चाल रहेगी, पूरा देश इस पर जानना चाहता है। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है, हमारे साथ ऊंझा मंडी के चेयरमैन दिनेश भाई पटेल हैं। शुक्रिया दिनेश सर, आपने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए। सबसे पहले आप बताइए क्या हो रहा है जीरे में, मंडियों के हालात क्या है, किस तरह के अराइवल्स है और आगे क्या उम्मीद है। और आज एक दो दिन के लिए नहीं, ये जब कभी भी आपके जो इस शो को, आपके जो वॉइस को सुने तो लोगों को लगेगा कि आगे का आप बातचीत कर रहे हैं, फॉर ये आगे का आउटलुक आप दे रहे हैं। जीरे में इस साल बम्पर क्रॉप है, जो सालाना 8 लाख के आसपास 8-9 लाख हेक्टेयर में बुआई होती थी, इस साल करीबन 12 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई है। इस हिसाब से देखें, यदि मौसम सही रहा तो करीबन 1 करोड़ के आसपास पाक आने की उम्मीद है। पूरे देश भर का ये पूरे देश भर का, गुजरात और राजस्थान मिला के इतना 1 करोड़ के आसपास बैग, मतलब कि एक बैग 55 केजी का, उस हिसाब से 5.5 लाख मीट्रिक टन का ये पूरा उत्पादन होगा। ओके। और इसमें से करीबन देखो, इस साल है, लास्ट ईयर पाक का प्रोडक्शन कम था, इसकी वजह से जो भाव इतने बढ़े थे, तो इस साल स्विंग भी ज्यादा हुई है। अभी पूरी पाइपलाइन हैंड टू माउथ है। ओके। अभी जो 250 के आसपास भाव चल रहे हैं बाजार में, करीबन हर रोज 20 से 25 हजार बैग की आय हो रही है। करीबन मुझे लगता है कि अगले 15 दिन में ये 50 हजार के आसपास भी पहुंच जाएगी। ओके, तो ये थे दिनेश पटेल जी, चेयरमैन हैं ऊंझा एपीएमसी के, जिनको लग रहा है कि इस साल 1 करोड़ बैग से ज्यादा जीरे का उत्पादन का अनुमान है। एक बैग में 55 किलोग्राम जीरा रहता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब वक्त हो गया है कमोडिटी के सवाल का। कमोडिटी से जुड़े हुए जो जागरूकता प्रोग्राम है, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को कमोडिटी मार्केट के बारे में समझ आए और समझ बढ़ने के साथ साथ उसके बाद वो मार्केट में एंट्री करे। इसके लिए हम ये खास पेशकश लेकर आए हैं। आइए सीधे वहीं चलते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमोडिटी के सवाल में। MCX इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड और ईटी नाउ स्वदेश की इस खास पेशकश में आज हम बेहद ही बेसिक बातें करने वाले हैं और उस बेसिक बातों को समझाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में 2 मेहमान मौजूद हैं। ऋषि नथानी जी है, चीफ बिजनेस ऑफिसर हैं MCX से, और साथ ही हमारे साथ जिगर पंडित हैं, हेड कमोडिटी और करेंसी बिजनेस के हेड हैं, शेर खान से आते हैं। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आप लोग यहाँ पर आए हैं। शुरुआत बहुत ही बेसिक से, एक तरफ तो IPF MCX और आप लोग मिलकर कॉमक्वेस्ट कर ही रहे हैं, जो युवाओं को लगातार ट्रेनिंग दे रहे हैं, उन्हें जागरूक कर रहे हैं, तो हमारी भी कोशिश यही है कि हम भी उसमें कुछ भागीदारी करें। तो पहला सवाल बहुत ही बेसिक सवाल है कि कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट होता क्या है और जो एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जिनसे शुरुआत की जा सकती है। धन्यवाद विश्व मोहन जी। देखिए, इन्वेस्टर अवेयरनेस एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जो जितनी अवेयरनेस फैलाएं उतनी कम है, और भारतवर्ष में इक्विटी की कल्ट थोड़ी सी ज़्यादा फैली है। कमोडिटी चूँकि बाद में आया तो उसके लिए भी अवेयरनेस फैलाना बहुत आवश्यक है। तो कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कमोडिटी क्या होता है। कि कमोडिटी वो होता है जो हमारे चारों तरफ हमारे रोज़मर्रा के जीवन में है, रोज़मर्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी मैं जो कपड़े पहन रखा हूँ, अपने जिस जगह बैठे हैं, जो खाद्य पदार्थ का सेवन करते हैं, सब चीज़ कमोडिटी। बिल्कुल। अब उसका अगर आप डेरिवेटिव मार्केट बनाएं तो उसका क्या लाभ होता है और क्या फ़ायदा होता है वो समझते हैं। कि आज सपोज एक कॉपर मैन्युफैक्चरर है या एक किसान है जो कपास उगा रहा है, बिल्कुल, तो दोनों की अगर आपने ले लेते हैं बात, और उल्टे तरफ एक टेक्सटाइल मिल को ले लेते हैं जो कपास खरीद के और आगे उनके बाई प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट बनाता है, और एक तरफ वो एक इलेक्ट्रिकल वायर मैन्युफैक्चरर को लेते हैं जो वायर बनाता है उस कॉपर से। तो दोनों को क्या तकलीफ होती है कि जिसकी प्रोडक्शन जब है उस टाइम जरूरी तो नहीं है सारी सेल हो जाए। अब आगे चल के दाम अगर गिर जाए और प्रोडक्शन तो एडवांस में प्लान होता है, तो फिर बाद में उसको नुकसान हो सकता है। सिमिलरली जो वायर बना रहा है उसको लगता है कि भाई हर महीने मेरे को इतने टन कॉपर चाहिए,
और मेरा वायर का प्राइस एमआरपी में हर महीने तो चेंज कर नहीं सकता हूँ, तो मेरे को जो रॉ मटेरियल है उसकी स्टेबिलिटी चाहिए प्राइस में, तो वो कैसे प्राप्त करूँ। वैसे ही किसान है, उसको चाहिए अच्छा दाम मिले उसको कपास के लिए, और टेक्सटाइल मिले उसको सूता एक फिक्स्ड एक स्टेबल प्राइस में मिले। लेकिन प्राइस तो कभी स्टेबल होगी नहीं, डिमांड और सप्लाई का जो समन्वय होता है वही प्राइस होता है, और प्राइस तो ऊपर नीचे होता रहता है। तो कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट का जो महत्व है वो ये है कि आप उसको हेजिंग के माध्यम से आप अपने प्राइस को लॉक कर सकते हैं। तो कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट एक प्राइस डिस्कवरी और एक प्राइस रिस्क मैनेजमेंट का एक माध्यम है, जिसके थ्रू लोग आके अपने जो प्राइस हैं उसको लॉक करके अपने बिजनेस में जो वॉलेटिलिटी है उसको कंट्रोल में ला सकते हैं। ओके, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मार्केट इतना डायनेमिक है, ग्लोबल लिंक्ड है, या घरेलू बाजार पे भी अगर निर्भर है तो काफ़ी कुछ ऐसी खबरें आती हैं कि बाजार में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, और अगर आपको उस प्राइस रिस्क से बचना है, उतार चढ़ाव से बचना है, तो आपके लिए रिस्क मैनेजमेंट का एकमात्र उपाय यही है कि आप एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर अपने कारोबारी रिस्क को कम करें, अपने मार्जिन को इंटैक्ट रखें। लेकिन अब जब इस तरह की बात आती है डेरिवेटिव मार्केट की, तो जिगर सर आपसे मेरा सवाल होगा, तो कई सारे इंडिकेटर्स है जो लोगों को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना समझदारी के एंट्री करना भी आसान है। तो कौन कौन से ऐसे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है जिनका उनको ध्यान में रखना चाहिए, जो कमोडिटी से लिंक्ड भी होते हैं, उनका कमोडिटी की कीमतों पर काफ़ी असर होता है? वो ऐसी खबरें बता दीजिए, इंडिकेटर्स बता दीजिए। तो सबसे अच्छी बात जो कमोडिटीज़ में ट्रेड करने के लिए होती है, उसमें डिमांड सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। जैसे इक्विटी मार्केट में आपको बैलेंस शीट ध्यान रखनी पड़ती है, उसका प्रॉफिट लॉस ध्यान रखना पड़ता है, उसका इंडस्ट्री ध्यान रखना पड़ता है, और उसके बाद उसका मैनेजमेंट रखना पड़ता है। वही चीज़ कमोडिटी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसमें सिर्फ आपको कमोडिटी में डिमांड सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट भाग प्ले करती है, राइट। जैसे अभी फॉर एग्जांपल एग्री कमोडिटी, जैसे ऋषि भाई ने बात की, बारिश अगर बिल्कुल कम आती है तो ऑब्वियस है कि वो उसमें प्रोडक्शन कम होने वाली है, सप्लाई कम होगी, डिमांड तो उतनी रहने वाली है, तो प्राइस बढ़ेगी। तो कमोडिटी में ये एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल कमोडिटी है, जैसे बुलियंस है, एनर्जी है, बेस मेटल है, उसमें आपका इकोनॉमिक इंडिकेटर जैसे कि आपका डोमेस्टिक ग्रोथ जीडीपी है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। इसके अलावा आपका करेंसी एक बहुत है, जैसे इंटरनेशनल मार्केट का जो अगर समझो गोल्ड या सिल्वर है, वो इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर से डिराइव होता है, तो करेंसी की फ्लक्चुएशन बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। और इसके अलावा जो इंटरनेशनल इंडिकेटर्स है, जैसे यूएस के होम जॉबलेस डेटा है या होम स्टार्ट है, जो भी इंडिकेटर है, जैसे अभी रिसेंटली एफओएमसी की मीटिंग आई जिसमें इंटरेस्ट रेट का उन्होंने बताया कि भी अभी स्टेबल रखेंगे, तो उसकी वजह से डॉलर के ऊपर इम्पैक्ट आता है, और वो डॉलर का इम्पैक्ट का सीधा इम्पैक्ट कमोडिटीज़ पे आता है। वैसे बेस मेटल की यदि बात करें तो बेस मेटल में जैसे कॉपर एक मेजर कंज्यूमर है, तो उसका कोई भी इकोनॉमिक डेटा खराब आता है या अच्छा आता है, उसका सीधा इम्पैक्ट कमोडिटीज़ पे पड़ता है। अच्छा, चलिए अब बात कर लेते हैं ऋषि सर, आपसे बात करेंगे कमोडिटी का जो पोर्टफोलियो है उसमें डाइवर्सिफिकेशन का कितना महत्व है, इसकी अहमियत आप बताइए। किसी भी पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन का महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप ये समझें, मैं एक सिंपल आम आदमी की भाषा में समझाता हूँ कि यदि आप भोजन कर रहे हैं और सिर्फ चावल आपको दे दूँ तो आपको क्या अच्छा लगेगा? साथ में दाल भी चाहिए, 2 सब्जियां भी चाहिए, कुछ चपाती भी चाहिए, और एंड में पापड़, मीठा, अचार सब मिले तो और अच्छा लगेगा। सिमिलरली आपके पोर्टफोलियो में भी जब तक आप थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन नहीं रखेंगे, तब तक आपके पोर्टफोलियो का जो रिस्क, जो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है, वो बढ़ा हुआ रहता है, और जैसे जैसे आप डाइवर्सिफाई करेंगे वो स्टैंडर्ड डिविएशन कम होता रहता है। बिल्कुल। तो जैसे आमतौर पे जो स्टैंडर्ड एसेट क्लासेस होते हैं, चाहे इक्विटी हो, चाहे फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे कमोडिटीज़ हो, रियल एस्टेट हो, ये सब लोग अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं और उसको डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। अब यदि कोई पूछे कि कितना कमोडिटीज़ रखूं, कितना इक्विटीज़ रखूं, तो वो आपके रिस्क प्रोफाइल पे डिपेंड करता है, क्योंकि हर आदमी का रिस्क प्रोफाइल सेम नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन एक बात ज़रूर है कि कमोडिटीज़ को पोर्टफोलियो में रखने के कई लाभ हैं। पहला लाभ ये है कि कमोडिटीज़ एक इन्फ्लेशन हेज हैं, तो यदि आपके पोर्टफोलियो में कमोडिटीज़ हैं तो आप महंगाई से काफ़ी हद तक बचते हैं, क्योंकि कमोडिटीज़ इन्फ्लेशन को से आपको बचाते हैं। दूसरा कि लॉन्ग टर्म में कमोडिटीज़ और इक्विटी और बॉन्ड्स का काउंटर सिक्लिकल नेचर है, तो एक दूसरे के साथ नहीं चलते हैं, तो एक पोर्टफोलियो को एक हेजिंग मिलती है। और एक तीसरा लाभ ये है कि जो इंटरनेशनली रेफरेंस कमोडिटीज़ हैं वो आपको करेंसी फ्लक्चुएशन से भी बचाते हैं।
तो ये सब लाभ मिलाने से कमोडिटीज़ को भी पोर्टफोलियो में डालना अनिवार्य है। कि किस हद तक डालना है वो आपके रिस्क प्रोफाइल पे। ओके, बिल्कुल। बिना डाइवर्सिफिकेशन को तो किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक बास्केट में सब कुछ अगर आप डाल देंगे तो डेफिनेटली आपके पास रिस्क ज़्यादा रहेगा। चलिए, लेकिन अब जब रिस्क की हम बात करें तो रिस्क मैनेजमेंट के भी उपाय डेरिवेटिव मार्केट में ही उपलब्ध है, तो इसकी अहमियत क्या है, क्यों है ज़रूरी, क्यों हमें रिस्क मैनेजमेंट के तौर पर वायदा बाजार के टूल्स को देखना चाहिए? जिगर सर, आपसे ये सवाल होगा। कमोडिटी मार्केट में हम जब पार्टिसिपेट करते हैं, एक होता है ट्रेडर कम्युनिटी, एक होता है हेजर कम्युनिटी। तो हेजर जब करता है तो अपना रिस्क मार्केट में जब शिफ्ट करता है उसको हम हेजिंग बोलते हैं। तो सपोज जैसे कॉपर मैन्युफैक्चरर, वायर मैन्युफैक्चरर, तो उनका कितना कंजम्पशन है, कितना इंपोर्ट आने वाला है और पीरियड ऑफ टाइम क्या प्राइस फ्लक्चुएशन होगी, तो उस हिसाब से उनको एक्सचेंज में अपोजिट पोजीशन लेके वो हेज करना चाहिए और उस प्रोपोर्शनेट में वो रिस्क कंट्रोल करना चाहिए। रही बात ट्रेडर की, तो ट्रेडर की जब हम रिस्क की बात करते हैं तो जनरली हम हमारे जितने भी MCX के साथ एसोसिएशन में जितने भी IPF इवेंट्स करते हैं उसमें सबसे पहले वही समझाते हैं कि इस मार्केट में सबसे पहला इंपॉर्टेंट है आपको रिस्क मैनेज करना आना चाहिए। तो रिस्क कैसे मैनेज करें कि हर एक इंडिविजुअल का, मतलब आज 25 साल का कोई अगर ट्रेडर है तो उसकी रिस्क एपेटाइट ज़्यादा होगी वर्सेस कोई 65 साल का कोई ट्रेडर है या 55 साल का कोई ट्रेडर है, उसकी रिस्क एपेटाइट थोड़ी सी कम होगी। तो बेस्ड ऑन दी रिस्क एपेटाइट क्लाइंट को उस हिसाब से उसमें पोजीशन लेनी चाहिए, ना कि हमेशा ओवर लिवरेज, क्योंकि जितना आप ओवर लिवरेज करते हो किसी भी ट्रेड में उतना आपका लॉस करने का चांसेस बढ़ जाता है। तो हम पहले प्रैक्टिस यही क्लाइंट को सिखाते हैं हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में कि आप हो उतना रिस्क कंट्रोल करो, रिस्क को मैनेज करो, देन ओनली यू कैन एक्चुअली हैव अ सक्सेसफुल ट्रेड। बिल्कुल, जब तक रिस्क मैनेज नहीं करेंगे तो बिजनेस में लॉन्ग रन में तो आप नहीं बने रहेंगे, क्योंकि मार्केट में इतने ज़्यादा उतार चढ़ाव फ्लक्चुएशन रहती हैं। ऋषि सर, अब एक सवाल है मुकेश कुमार का, जोधपुर से इन्होंने सवाल भेजा है। इनका सवाल है, ये रिटेलर है, मेटल शीट्स वगैरह का कारोबार करते हैं। हो सकता है कि बिल्कुल सिमिलर प्रोडक्ट एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे ना हो, लेकिन एक कॉरिलेशन होता है किसी भी मेटल्स वगैरह में, तो ये अपने रिटेल के कारोबार को कैसे हेज कर सकते हैं अगर इन्हें एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे आके अगर हेज करना है तो? देखिए, यदि उनका मेटल शीट का कारोबार है तो कोई ना कोई मेटल का ही शीट जो बना रहे हैं, या तो कॉपर का शीट होगा या और किसी धातु का शीट होगा, तो उसका जो कोरिलेशन है काफ़ी हद तक रहेगा। मतलब मैं समझता हूँ कि 95% के आसपास तो होना ही चाहिए अगर सिर्फ प्योर मेटल का शीट ले रहे हैं तो उस हिसाब से वो जो अंडरलाइंग मेटल है जिसका भी वो शीट कर रहे हैं उस मेटल को हेज कर सकते हैं एक्सचेंज पर, और उससे उनको अपना प्राइस रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, उनके पास अगर स्टॉक में कुछ माल पड़ा हुआ है और उनको डर लगता है कि कहीं माल का दाम गिर न जाए, तो वो हेज करके चल सकते हैं। जिस दिन फिजिकल मार्केट में शीट बेचेंगे एक्सचेंज से उसको कवर कर सकते हैं। ओके, तो उससे क्या है कि उनका जो ट्रेडिंग मार्जिन है वो बराबर बचा हुआ रहेगा। अगले दर्शक हमारे साथ राजीव गर्ग हैं गाजियाबाद से। इनका सवाल था कि ये मेटल के कारोबारी हैं लेकिन इनको डिलीवरी चाहिए एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म के जरिए, तो ये जानना चाह रहे थे कि उसकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है, क्या कॉस्टिंग रहती होगी। जिगर सर, आप इस पर क्या कहेंगे? एक्सचेंज ने जो भी कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किए है उसमें डिलीवरी का प्रावधान रखा है। तो उसमें किसी भी सपोज कोई मेटल की किसी को डिलीवरी लेनी होती है तो उनको पहले तो वो समझना होगा कि कौन से डिलीवरी सेंटर में उनका माल आ सकता है। एडिशनल डिलीवरी सेंटर भी दी हुई है। इसके अलावा एक कॉमर्स का अकाउंट होता है जिसमें वो डिलीवरी डीमेट में आएगी, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, नॉट एग्जैक्टली डीमेट, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आएगी। तो जब क्लाइंट डिलीवरी लेते हैं तो उनको सामने वाला सेलर एक्सचेंज में देता है और एक्सचेंज के माध्यम से कॉमर्स के अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आती है। फिर क्लाइंट को जब रीमेट करना होता है या फिजिकल डिलीवरी उठानी होती है तो एक डिलीवरी ऑर्डर जैसा आता है जो उनको वेयरहाउस में देना पड़ता है और वेयरहाउस में से फिर वो फिजिकल डिलीवरी ले सकते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ समीर है बुलंदशहर से। ये ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानना चाह रहे हैं कि ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट की बारीकियां क्या है, कैसे शुरुआत करना चाहिए, किन किन खबरों पर नजर रखनी चाहिए। जिगर सर, आपसे ये सवाल होगा, क्या समीर को क्या आप सलाह देंगे? ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जैसे आपने बात की, तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक तो सबसे पहले रिस्क हेजिंग के लिए भी एक बहुत अच्छी इंस्ट्रूमेंट है। इसके अलावा ऑप्शंस देखोगे तो आज बहुत मतलब गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, वो सब में ऑप्शंस अवेलेबल है। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। राम बाबू ठाकुर हैं झांसी से। इनका सवाल गोल्ड और सिल्वर में ये शुरुआत करना चाहते, वायदा बाजार में एंट्री करना चाहते, कैसे शुरुआत करें? जिगर सर, आपसे मेरा ये सवाल होगा, किस तरह से एंट्री करनी चाहिए उनको, क्या शुरुआती टिप्स उनको देना चाहेंगे? तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारे जो इन्वेस्टर प्रोग्राम्स होते हैं उसमें हम शुरुआत ही वहीं से करते हैं कि सिल्वर और गोल्ड में जो
स्मॉलर लॉट साइज में कॉन्ट्रैक्ट है, सबसे पहले उस वहाँ से चालू करिए, जैसे सिल्वर माइक्रो है या सिल्वर मिनी है, जिसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट कम है, रिस्क रिलेटिवली बिगर लॉट से थोड़ा सा कम होता है। ओके, बिल्कुल तो सही बात है, क्योंकि आपको एक्सचेंज के पहले प्रोडक्ट को समझे, पहले छोटे कॉन्ट्रैक्ट के साथ शुरुआत करें, क्योंकि मिनी, पेटल जैसे, गिनी जैसे छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट भी है, उससे शुरुआत करें, समझ में आए, फिर आप अपना दायरा बढ़ाएं और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की भी मदद लें। शुक्रिया जिगर सर और ऋषि सर, आप आए हमारे स्टूडियो में, हमारे दर्शकों को जागरूक किया, कम्युनिटी डेरिवेटिव मार्केट के बारे में बताया। तो इस खास पेशकश को यहीं समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ET Now स्वदेश में।